अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। मनुष्य के मन में एक प्रश्न उठा कि सब आदमी समान क्यों नहीं? आदमी आदमी है, फिर एक जैसे क्यों नहीं? आकृति में भेद, प्रकृति में भेद, विचार का अंतर, अंतर ही अंतर। करोड़ आदमी को बिठा दो, आंख समान नहीं मिलेगी, नाक भी समान नहीं मिलेगी, सिर भी समान नहीं मिलेगा। स्पष्ट है आकृति का अंतर और प्रकृति का अंतर। दो भाई भाई भी समान नहीं। विचारों में तो बहुत अंतर है, भावनाओं में अंतर है। ये भेद क्यों? कौन कर रहा है? कौन ऐसा विधाता बैठा है जो भाग्य की लिपि लिख रहा है और सबको अलग अलग सांचे में ढाल रहा है? कोई एक ऐसा सांचा नहीं कि जिसमें एक समान ढल जाए। तो क्या सांचा किसी ने बनाया नहीं? ये क्यों? कारण क्या? कारण खोजा तो भेद की बात समझ में आई, और यह तब समझ में आई कि जब आदमी स्थूल से सूक्ष्म में गया। स्थूल सृष्टि है, उसमें जो बात समझ में आती है बहुत स्पष्ट है। जब स्थूल से सूक्ष्म में जाता है तो रहस्य का उद्घाटन होता है और नई नई बातें सामने आती है। जो आदमी केवल स्थूल शरीर तक सोचता है, इसमें रहता है, वह कभी कारण का समाधान नहीं पा सकता, कारण की खोज नहीं कर सकता। कारण की खोज करने के लिए स्थूल से हटकर और सूक्ष्म में यात्रा करनी होगी, प्रवेश पाना होगा, तब कारण की बात समझ में आती है। कार्य हमारे सामने आता है, कारण छिपा रहता है। वृक्ष सामने आ जाता है, बीज छिपा रहता है। बीज कभी आकाश में ऊंचा नहीं रहता, वृक्ष तो आकाश में ऊंचा रहता है, पर उसका जो मूल कारण है वह मिट्टी में छिपा रहता है। तो जब सच्चाई को खोजना होता है तो गहराई में जाना होता है, भूमि के अंदर जाना होता है, अतीत में जाना होता है। केवल वर्तमान के आधार पर जीवन को नहीं समझा जा सकता, केवल दृश्य के आधार पर जीवन को नहीं समझा जा सकता। अतीत में जाना होगा, अदृश्य में जाना होगा, सूक्ष्म में जाना होगा, तब कोई सच्चाई सामने आएगी। तो पहले जल्दी की बात करूं, ज्यादा दूरी की बात बाद में करूं, पहले बीच की बात करूं। आज के वैज्ञानिकों ने भेद का कारण खोजा, हेरिडिटी, वंशानुक्रम। तो वंशानुक्रम है, यह भेद का कारण बनता है। वंशानुक्रम, यह बात पहले भी खोजी गई थी। आयुर्वेद में भी पैतृक गुणों की बात आती है। पैतृक गुण, माता पिता के गुण संतान में संक्रांत होते हैं। अपने भगवती स्थानांग सूत्र में भी मिलता है कि तौ पेयंगा, 3 पिता के अंग होते हैं। अच्छी अच्छी मिंजा, केश मंसु रोम नहे, हड्डियां, हड्डी की मज्जा, केश, श्मश्रु, दाढ़ी, मूछ, रोम और नख, ये पिता के अंग पुत्र को मिलते।
और 3 माता के अंग मिलते हैं, मांस, शोणित और मस्तुलिंग भेजा, ये 3 माता के अंग संतान को मिलते हैं। तो माता और पिता के गुण या अंग पुत्र में संक्रांत होते हैं, इसका नाम है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम, तो ये बात आयुर्वेद ने भी कही, जैन आगमों में भी मिलता है, और आज तो एक विज्ञान की पूरी शाखा वंशानुक्रम विज्ञान, पूरी एक शाखा बन गई। सही बात है, सही बात है, वंशानुक्रम विज्ञान। सूक्ष्म जगत की बात देखिए, स्थूल से समझ में नहीं आता। हमारा शरीर बना है कोशिकाओं द्वारा, सेल्स, कोशिकाओं ने शरीर का निर्माण किया है। कोशिका कितनी छोटी है, एक सेल कितना छोटा, एक पिन की नोक टिके इतने में करोड़ों करोड़ों कोशिकाएं। इतनी छोटी कोशिका, करोड़ों अरबों, इतनी छोटी कोशिका, उस कोशिका में फिर है जीवन रस, उस जीवन रस में है जीव केंद्र, न्यूक्लियस, एक जीव केंद्र है, जीवन केंद्र है। उसमें है क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, और उसमें फिर है जीन, संस्कार सूत्र। ये जीन है, कितना छोटा हो गया, इतनी छोटी कोशिका, और उसमें फिर छोटा छोटा होता चला गया, और वह जीन है, उस जीन में माता और पिता के संस्कार, पीढ़ियों के संस्कार आते हैं। वे जीन पैतृक संस्कारों के वाहक होते हैं। जीन के पास पहुंचने पर कर्म की बात बहुत समझ में आ जाती है। ये जीन तो अब वैज्ञानिक बात हो गई, जीन की व्याख्या तो वैज्ञानिक है। इतना छोटा जीन, और एक जीन में जो संस्कार सूत्र है, 6 लाख संस्कार लिखे हुए रहते। सूक्ष्म जगत में गए बिना हम क्या सच्चाई को समझ सकते हैं? कभी नहीं। और वे परंपरा के वाहक हैं। ये बात जो कही जाती है कि परंपरा, वंशानुक्रम, वह मारवाड़ी का दोहा है, छोटा सा प्रसिद्ध है, सब जानते ही हैं, मैं दोहरा दूं कि बाप जी सो बेटो, और छाली जी सो टेटो घेटो, और गड़े जी सी ठीकरी, और मां जी सी दीकरी। इस छोटी सी बात में वंशानुक्रम की पूरी सच्चाई, पूरा विज्ञान भरा हुआ है। परंपरा का बड़ा महत्व होता है। हर बात में देखते हैं कि इसकी कुल की परंपरा कैसी है। परंपरा, एक युवक से किसी ने पूछा, अरे भैया आजकल तो ये जो चोगा पहने हुए हो तुम, ये तो पुराने जमाने में पहनते थे ना, अंगरखा तुमने पहन रखा है, ये तो पुराने जमाने की परंपरा है, आज की तो कोई ये फैशन नहीं है। तो उसने कहा मेरे कुल की परंपरा। चलो बात समाप्त हो गई। दूसरा प्रश्न पूछ लिया कि आजकल तो दाढ़ी मूंछ मुंडाने की फैशन है, और तुमने तो दाढ़ी मूंछ दोनों रख रखे हैं। बोला मेरे कुल की परंपरा। तीसरा प्रश्न पूछ लिया, तो अभी तुमने शादी नहीं की, कि मेरे कुल की परंपरा है, न मेरे बाप ने शादी की थी, न मेरे दादा ने शादी की, मेरे कुल की परंपरा। कुल की परंपरा होती है अपनी अपनी। कुल की परंपरा एक सच्चाई है कि वास्तव में परंपरा का बड़ा मूल्य है कि वंशानुक्रम से क्या मिल रहा है। आज की सारी चिकित्सा पद्धति में, आयुर्विज्ञान की चिकित्सा पद्धति में वंशानुक्रम विज्ञान का बड़ा महत्व है। डॉक्टर देखेगा और पूछेगा कि यह बीमारी आपके माँ बाप को तो नहीं है,
आपकी दादी को तो नहीं है, आपकी नानी को तो नहीं है, आपकी परनानी को तो नहीं है। पूरी हिस्ट्री जानेगा, और बिना हिस्ट्री जाने रोग का सही निदान नहीं हो सकता, कोरे यंत्र नहीं कर सकते। पूरा कुल का इतिहास जानना होगा कि ये बीमारी कब से आ रही है, वंशानुक्रम से आ रही है। मानसिक चिकित्सक भी वंशानुक्रम के आधार पर चिकित्सा करेगा। वह सारी हिस्ट्री जानेगा कि ये जो पागलपन है, यह जो चित्त का विक्षेप है, ये जो डिप्रेशन होता है, क्या ये आपके किसी घर में है, किसी को, माँ बाप को है, दादा को हुआ, परदादा को हुआ, सारी बात जानेगा। क्योंकि वंशानुक्रम, हेरिडिटी, ये जो वे संस्कार, माता पिता के संस्कार पुत्र में संक्रांत होते हैं, पीढ़ियों तक चलते हैं। एक पीढ़ी नहीं, 5 पीढ़ी 10 पीढ़ी तक चलते रहते हैं। यह भी होता है कि बीच की पीढ़ी कभी छूट जाती है, आगे से चलते चले जाते। तो एक कारण बना भेद का कारण यह वंशानुक्रम। इस आधार पर आज जीनेटिक इंजीनियरिंग का पूरा विकास हो गया, और अब आज के वैज्ञानिक इस खोज में लगे हुए हैं कि प्रारंभ से ही जीन को बदल दिया जाए, जिससे कि व्यक्ति बदल जाए। इस बात में सारे लग रहे। तो फिर एक प्रश्न होगा कि अगर ये वंशानुक्रम से भेद हो रहा है, तो 2 सगे भाई, उनमें फिर भेद क्यों हो रहा है? पूरा समाधान वंशानुक्रम से नहीं मिलता। और सूक्ष्म की खोज में गए तो जीन से भी आगे और सूक्ष्म जगत में गए तो पता चला कि ये भेद करने वाला एक तत्व हमारे भीतर बैठा है, जो जीन से भी ज्यादा सूक्ष्म है, और वह है हमारा कर्म शरीर। कर्म शरीर। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा कि भंते, ये इतना भेद क्यों दिखाई दे रहा है? ये प्रश्न आज ही नहीं उठा, बहुत पुराना प्रश्न है कि ये विभाजन क्यों, कोई कैसा कोई कैसा, ये अंतर क्यों? तो भगवान ने उत्तर दिया, कर्मोणम विभक्ति भावम जनयति। ये कर्म के द्वारा विभक्ति भाव हो रहा है। सारी विभक्तियां व्याकरण में 7 विभक्तियां या 8 विभक्तियां है, किंतु यहां तो न जाने कितनी विभक्तियां हैं। ये सारी विभक्तियां, भेद की रेखाएं कर्म के द्वारा हो रही है। हम कर्म तक पहुंच गए। यह हमारा स्थूल शरीर, औदारिक शरीर। इससे आगे जाए तो सूक्ष्म शरीर, तेजस शरीर, और उससे आगे जाए तो सूक्ष्मतर शरीर, यानी स्थूल जगत को पार करें, स्थूल जगत को पार कर सूक्ष्म जगत में जाएं, और फिर उससे आगे सूक्ष्मतर जगत में जाएं। तब शंका का समाधान होता है कि यह भेद करने वाला हमारे भाग्य का विधाता भीतर बैठा, हमारे ही भीतर बैठा है। वही हमारी भाग्य की लिपि लिख रहा है और वही सारा भेद डाल रहा है। यह छठी का लेख कोई दूसरा नहीं दिख रहा है, कोई विधाता नहीं आ रहा है। शायद अब भी चलता होगा, पहले तो चलता था कि बच्चा जन्मता और छठे दिन रात को वह स्याही लेखनी रखी जाती थी। कभी विधाता आएगा और भाग्य की लिपि, हाँ, झरोका खुला रखते कि कहीं आकर वापस न चला जाए। भला कहां से आएगा, झरोखे में अटक जाएगा। हाँ, परंपरा, बस इससे आगे कोई उत्तर ही नहीं है। बस परंपरा, मेरे कुल की परंपरा। तो ये लिखने वाला अपने भीतर बैठा है, वह है कर्म। कर्म को समझे बिना
अतीत को समझे बिना वर्तमान को कभी पूरा नहीं समझा जा सकता। जो व्यक्ति केवल वर्तमान को जानते हैं और केवल वर्तमान के आधार पर जीवन का निर्णय लेते हैं और जीवन को चलाने का प्रयत्न करते हैं, वे हमेशा धोखे में रहते हैं। और सबसे बड़ा जीवन का धोखा है अतीत वर्तमान की एक जुड़ी हुई श्रृंखला में घटना मात्र। वर्तमान तो एक घटना है, अतीत उसे प्रभावित कर रहा है और वह अतीत जिसका निर्माण हमने किया है, एक दिन हमारा वर्तमान अब अतीत बन गया, एक दिन हमारी क्रिया अब कर्म बन गई।